जे सुई मरीन यानी मैं भी मरीन। आज के दिन ये स्लोगन पूरे यूरोप में ट्रेंड कर रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, इटली के उप प्रधानमंत्री मेटियो साल्विनी, नीदरलैंड्स के सांसद हियत विल्डर्स जैसे कई कद्दावर नेताओं ने यह ट्रेंड सेट किया है। दरअसल वो फ्रांस की दक्षिणपंथी नेता मरीन लापेन को सुनाई गई सजा का विरोध कर रहे हैं, जिन्हें गबन के इल्जाम में 5 साल के लिए सरकारी पदों पर बैठने से रोक दिया गया है। उन्हें 2 बरस तक हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा और 92 लाख रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा। मरीन लापेन फ्रांस की पार्टी नेशनल रैली की लीडर है। ये पार्टी प्रवासियों, लिबरल विचारों और कथित वोक कल्चर के खिलाफ लड़ती है। वो हिजाब पर बैन लगाने की मांग करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों के लिए उनकी आलोचना होती रहती है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस में इस पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ा है। खुद मरीन लापेन 3 बार से राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही हैं। उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन अगले चुनाव में पासा पलटने के पूरे आसार जताए जा रहे थे। सजा के बाद मरीन लापेन के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग गया है। उन्होंने अपील करने की बात कही है, लेकिन राहत की उम्मीद कम ही दिख रही है। तो क्या मरीन लापेन का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया? क्या फ्रांस में फार राइट का अस्तित्व खतरे में है? और किन किन विदेशी नेताओं ने मरीन लापेन का समर्थन कर दिया है? आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे विस्तार से। ये खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का, आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। राजदूत में आज मरीन लापेन की कहानी। छप्पन साल की हैं वो, पेशे से वकील हैं। 2017 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं। नेशनल असेंबली फ्रांस की संसद का निचला सदन है, जैसे कि भारत में लोकसभा है। लापेन का फैमिली बैकग्राउंड राजनीति वाला ही है। उनके पिता जेan-मारी लापेन भी वकील थे। उन्होंने 1972 में नेशनल फ्रंट नाम की पार्टी बनाई। 4 दशकों तक वो पार्टी के शीर्ष पर बने रहे और इस दौरान उन्होंने 5 दफे राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। कभी जीत नहीं पाए, लेकिन इतना जरूर हुआ कि फ्रांस की राजनीति पर उनकी एक गहरी छाप छूट गई। इसी साल जनवरी में उनकी मौत हुई है। जेan-मारी को फ्रांस के सबसे विवादित नेताओं में गिना जाता है। ज्यादा ही कट्टर थे। प्रवासियों को वो सख्त तौर पर नापसंद करते थे। कई दफा नस्ल भेद के उन पर इल्जाम लगे और उन्हें यहूदी नरसंहार की घटना में यकीन नहीं था। जो वेस्ट में उनके सपोर्टर्स हैं लापेन के, उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इनके मुताबिक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जो हिटलर ने जर्मनी में किया। ऐसे लोगों को होलोकास्ट डिनायर कहते हैं। यूरोप में होलोकास्ट डिनायर्स को शक की नज़र से देखा जाता है। कई देशों में सजा का प्रावधान भी है और इसी आधार पर 2015 में उन्हें उन्हीं की पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और बाहर का रास्ता दिखाने वाली और कोई नहीं, उनकी अपनी बेटी मरीन थी। दरअसल 2011 में जेan-मारी ने नेशनल फ्रंट की कमान मरीन को सौंपी। मरीन को 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन वो पहले राउंड में बाहर हो गई। ये चुनाव फ्रांसवा ओलांद ने जीता था, निकोलस सार्कोजी को हराकर। फिर 2015 का साल आया। मरीन के पिता जेan-मारी ने एक रेडियो इंटरव्यू में होलोकास्ट पर विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि होलोकास्ट को लेकर संशय है, ये इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है और इसे लेकर के फिर भारी बवाल मचा। आखिर में पार्टी ने उन्हें बाहर निकालने का फैसला किया। जेan-मारी जब तक जीवित रहे इस फैसले के लिए अपनी बेटी की आलोचना वो करते रहे। बहरहाल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में मरीन लापेन फिर से नेशनल फ्रंट की उम्मीदवार थी। इस बार वो सेकेंड राउंड तक पहुंच गई, लेकिन उन्हें इमैनुअल मैक्रों ने आसानी से हरा दिया। इस समय तक लापेन को समझ में आ चुका था मरीन को कि पिता की विरासत के साथ आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए 2018 में उन्होंने पार्टी का नाम बदलकर नेशनल रैली कर लिया। उन्होंने नेशनल रैली को डेमोक्रेटिक और लिबरल साबित करने के लिए और भी कई जतन किए। यहूदी विरोध और नस्ल भेद के आरोपियों को पार्टी से बर्खास्त किया, उनके अपने पिता को भी। समलैंगिक संबंधों, अनकंडीशन अबॉर्शन और डेथ पेनल्टी को लेकर खुद को थोड़ा टोन डाउन किया ताकि अपना सपोर्ट बेस वो बढ़ा सके। नए रंग रूप में उन्होंने 2022 में तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। पहले राउंड में किसी भी कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले थे। फिर सेकेंड राउंड की वोटिंग हुई। इस बार भी उनकी चुनौती इमैनुअल मैक्रो को ही थी। ये चुनाव भी मैक्रो ने जीता, लेकिन वोट शेयर में अंतर काफी घट गया। 2017 में मरीन को सेकेंड राउंड में 33% वोट मिले। 2022 में आंकड़ा बढ़कर 41% हो गया। ये फ्रांस में फार राइट के उभार का बिगुल माना गया। इसके बाद उनका ग्राफ लगातार ऊपर गया। साल 2024 का आया। 9 जून को यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए चुनाव हुए।
यूरोपियन पार्लियामेंट ईयू यानी यूरोपियन यूनियन की संसद है। इसमें ईयू के 27 सदस्य देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं और ईयू के लेवल पर कानून और बजट की रूपरेखा तय करते हैं। फ्रांस को इस संसद में 81 सीटें मिली हैं। जून 2024 के चुनाव में नेशनल रैली का गठबंधन 30 सीटों के साथ पहले नंबर पर रहा। एक महीने बाद संसदीय चुनाव में भी नेशनल रैली ने कमाल किया। पहले राउंड के इलेक्शन के बाद वो बहुमत की तरफ बढ़ते दिख रहे थे, तभी लेफ्ट विंग पार्टीज ने एक चाल चली। उन्होंने आपस में समझौता किया कि वोट न कटे, इसके लिए सैकड़ों कैंडिडेट्स ने सेकेंड राउंड से नाम ही वापस ले लिया। उनका इरादा था कि एक मुश्त वोट उनकी ही विचारधारा के किसी एक कैंडिडेट को मिल जाए, दुश्मन ना जीते। उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। लेफ्ट विंग वाले गठबंधन पहले और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि नेशनल रैली वाला गुट फाइनल टैली में तीसरे नंबर पर रह गया। लेकिन उन्होंने किसी भी अलायंस को अकेले दम पर बहुमत हासिल करने से तो रोका ही था। इसी वजह से फ्रांस में प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है वो डावाडोल है। आगे बढ़ने से पहले आपको फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में थोड़ा बताते हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद हैं। दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं, लेकिन उनके इलेक्शन प्रोसेस और उनकी शक्तियों में काफी अंतर है। राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग्स की अध्यक्षता करते हैं, कमांडर इन चीफ की भूमिका में होते हैं और विदेशों में फ्रांस को रिप्रेजेंट भी करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है डायरेक्ट वोट से। पार्टीज अपना कैंडिडेट खड़ा करती हैं और वोटर्स उनके नाम पर वोट डालते हैं। जिसको भी 50% से ज्यादा वोट मिल जाए वो राष्ट्रपति बन जाता है। ये इक्वेशन बड़ा सिंपल है। लेकिन प्रधानमंत्री का चुनाव पेचीदा है। असल में प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता भी नहीं है, अपॉइंट किया जाता है उन्हें, और ये काम होता है राष्ट्रपति का। लेकिन उन्हें संसद के निचले सदन में नंबर गेम का ध्यान रखना पड़ता है। निचले सदन में 577 सीटें हैं। जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है, राष्ट्रपति आमतौर पर उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। अगर किसी के भी पास बहुमत ना हो, तब राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। यूं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत साबित करना जरूरी है नहीं, लेकिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाकर कुर्सी से हटाया जा सकता है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए बहुमत का सपोर्ट जरूरी हो जाता है। संसद से बिल पास कराने के लिए भी मेजॉरिटी वोट तो आपको लगेगा ही। एक और बात है, अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सेम पार्टी के हों तो उन्हें सरकार चलाने में मुश्किल ऑब्वियसली नहीं आती। राष्ट्रपति आसानी से अपना एजेंडा चला लेते हैं। लेकिन जब दोनों अलग अलग पार्टीज के हों तो टकराव की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे में सरकार का सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति जुलाई 2024 में हुए संसदीय चुनाव के बाद बन रही थी, जब मरीन लापेन का गठबंधन बहुमत का आंकड़ा छूने की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन लेफ्ट विंग और सेंटर लेफ्ट पार्टियों ने समझौता किया, उन्हें रोक लिया। हालांकि उनके बीच भी बहुत अच्छा तालमेल अभी नहीं दिख रहा है। इसकी एक झलक दिसंबर 2024 में दिखी, जब अविश्वास प्रस्ताव लाकर मिशेल बानिया को प्रधानमंत्री पद से हटाया गया। बहरहाल हम ये बता रहे थे आपको कि मरीन लापेन की पार्टी का दबदबा बढ़ रहा है फ्रांस में। राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट शेयर 8% तक बढ़ गया है, जबकि संसदीय चुनाव में वो निर्णायक भूमिका की तरफ बढ़ रही हैं। फ्रांस में अगला राष्ट्रपति चुनाव 2027 में होगा। इसमें इमैनुअल मैक्रों खड़े नहीं हो सकते क्योंकि टर्म लिमिट है, 2 टर्म ही रह सकते हैं। उनकी पार्टी के पास मरीन लापेन को चुनौती देने लायक कोई बड़ा फेस अभी नहीं है। ऐसे में मरीन की जीत के चांसेस बहुत थे। प्री इलेक्शन पोल्स में वो दूसरे उम्मीदवारों से आगे भी चल रही थी, लेकिन 31 मार्च को कोर्ट के एक फैसले ने उनकी उम्मीदों पर ताला लगाया। पेरिस की एक अदालत ने उन्हें पैसों के गबन के इल्जाम में दोषी पाया। आरोप थे कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के फंड का इस्तेमाल अपनी पार्टी वर्कर्स को सैलरी देने में किया। यह मामला लगभग 37 करोड़ रुपए के गबन का था और उसमें लापेन के अलावा पार्टी के 20 और अधिकारियों पर आरोप तय किए गए थे। इन्हें भी दोषी ठहराया गया है। मरीन लापेन को 4 बरस कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उन्हें 2 साल तक हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा। अगर उस दौरान उनका बर्ताव सही रहा तो बाकी की सजा में ढील हो सकती है। उन्हें हाउस अरेस्ट से छोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हें हर वक्त इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर पहनकर रखना पड़ेगा। हाउस अरेस्ट के अलावा उन्हें 92 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। उनकी पार्टी नेशनल रैली को भी 19 करोड़ रुपए का फाइन भरने को कहा गया है। एक और चीज है, मरीन लापेन अगले 5 साल तक किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकती। अब सजा हो चुकी है। जैसे हमने आपको बताया कि फ्रांस में अगला चुनाव जो राष्ट्रपति के लिए होगा वो 2 ही साल बाद है, 2027 में। इसमें लापेन जीत की प्रबल दावेदार थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद उनका चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है। मरीन लापेन और उनकी पार्टी ने कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। लापेन कार्रवाई के दौरान कोर्ट में ही थी, लेकिन वो बीच में ही गुस्सा होकर निकल गई। बाद में उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित है और इस केस में रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन हुआ है। मरीन लापेन ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। अगर ऊपरी अदालत ने फैसला बदला नहीं
तो वो 2027 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। हाउस अरेस्ट की सजा तब तक लागू नहीं होगी जब तक अपील के विकल्प रहते हैं उनके पास। हालांकि ऑफिस बैन वाली सजा तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस बीच उनकी पार्टी नेशनल रैली ने लोगों से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की अपील की है। पार्टी के प्रेसिडेंट जॉर्डन बार्डेला ने लापेन के समर्थन में पिटीशन दायर करने को कहा है। एक तरफ फ्रांस में विरोध प्रदर्शन की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ विदेशों से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। कौन दे रहा है? बहुत ऑब्वियस नाम है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य जता दिया। ट्रंप के दोस्त और जाने माने उद्योगपति एलन मस्क ने एक्स पर लिख दिया कि जब रेडिकल लेफ्ट लोकतांत्रिक तरीके से जीतने की स्थिति में नहीं रहता, तब वो अपने विरोधियों को जेल में डालने के लिए लीगल सिस्टम का गलत इस्तेमाल करता है। ये उनके काम करने का स्टैंडर्ड तरीका है। वैसे एलन मस्क यूरोप के दक्षिणपंथी नेताओं के हितैषी बनकर उभरे ही हैं। उन्होंने फरवरी 2025 में हुए जर्मन इलेक्शंस में फार राइट पार्टी AfD का समर्थन किया था। AfD चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन उनका वोटर बेस 10 से बढ़कर 20% हो गया था। वैसे ये वही AfD है जो इतनी राइट विंग है, उनको फार राइट माना जाता है वहां पे कि ला पेन के लोग भी उनसे दूर रहते थे। नीदरलैंड के फार राइट लीडर हियत विल्डर्स और इटली के डिप्टी प्रधानमंत्री, इन दोनों ने लापेन का समर्थन किया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने एक्स पर लिखा, जय स्विस मरीन, यानी मैं भी मरीन। अब ये उनका समर्थन जताने का तरीका है। सबसे दिलचस्प बयान वैसे जो हमें लगा वो रूस का था। पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि यूरोप के देश एक एक कर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को रौंद रहे हैं। बेशक हम फ्रांस के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देना चाहते, हमने कभी ऐसा किया भी नहीं। अब ये जान लेते हैं कि क्या फ्रांस में फार राइट का अस्तित्व खतरे में है। मरीन लापेन का पॉलिटिकल करियर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अभी उनके पास अपील का हक है, लेकिन राहत मिलने की उम्मीद कम बता रहे हैं। अगर राहत नहीं मिलती है तो भी वो 5 बरस बाद पॉलिटिकल एरिना में वापस आ सकती हैं, लेकिन तब तक मोमेंटम रहेगा या नहीं रहेगा, दावे से अभी बताना मुश्किल है। नेशनल रैली के पास दूसरा ऑप्शन जॉर्डन बार्डेला का है। बार्डेला 2022 से पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। उनकी हैसियत नंबर 2 की है और लापेन के एब्सेंस में वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह का मास सपोर्ट लापेन के पास है, बार्डेला को वो हासिल करने में टाइम लग जाएगा, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। जानकार ये भी मानते हैं कि लापेन को सजा का फायदा भी मिल सकता है, खुद को पॉलिटिकल विक्टिम साबित कर सकती हैं, सपोर्ट जुटा सकती हैं, और इस परंपरा का सबसे ताज़ा उदाहरण ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब क्या मरीन लापेन का ट्रंप की तरह पुनर्अवतार होगा या वो राजनीति की गलियों में खोकर रह जाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस घटना ने फ्रांस की राजनीति को बेहद दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा तो कर ही दिया है। ऐसी ही और भी दिलचस्प और ज़रूरी किस्सा कहानियां खबरगांव आप तक पहुंचाता रहेगा। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अभिषेक का लिखा और निवेदिता का रिकॉर्ड किया राजदूत समाप्त होता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि।